नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं और आप देख रहे हैं हमारा ये कॉन्क्लेव जिसका नाम है रियल एस्टेट कॉन्क्लेव। आज दिन भर हम चर्चा करने वाले हैं आपके सपनों के घर के बारे में। मकान लेना हम सबका सपना होता है, उस मकान को घर बनाना हम सबकी कोशिश होती है। कुछ कामयाब हो पाते हैं, कुछ कामयाब नहीं हो पाते हैं, कुछ जद्दोजहद करते रहते हैं, कुछ को कई साल लग जाते हैं और अंत में हासिल होती है। ऐसी बहुत सी कहानियां हमारे आपके आसपास से गुजर रही हैं। लेकिन आज के वक्त में जब से कोविड ख़त्म हुआ, ये कहा जा रहा है कि ये जो सेक्टर है रियल एस्टेट का, ये बूमिंग इंडस्ट्री पे है। इसमें सबसे अधिक ग्रोथ इस साल देखी गई है जो आज तक कभी नहीं देखी गई थी। तो जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, मकान बन रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के दाम दुगने से 3 गुने बढ़ चुके हैं दिल्ली एनसीआर और बॉम्बे के आसपास के इलाकों में। सवाल ये है, फिर मकान मिल क्यों नहीं रहे हैं? मकान मिलते हैं तो क्या जो मकान आपको कहा जाता है वैसे ही मकान मिलता है? आज दिन भर ऐसे ही मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। ये पहला सत्र है और आज के पहले सत्र का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक है, कैसा होगा सपनों का मकान, कितना सस्ता, कितना आलीशान। जैसे कि हमने भूमिका बनाई, लगभग वही टॉपिक है कि मकान कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, या कुछ और रास्ता भी है मकान को अफोर्ड करने का। 3 खास मेहमान, 3 बहुत बड़े मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इस इंडस्ट्री के आप कह सकते हैं कि 3 बड़े पिलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले परिचय कराता हूं, राजीव तलवार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। आप डीएलएफ ग्रुप के एमडी हैं। डीएलएफ हिंदुस्तान के बड़े डेवलपर्स में से बना थे। चलिए, हम तो डीएलएफ को अभी भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे साथ मिस्टर गीतांबर आनंद साहब हैं, आपका स्वागत है। उनके नेक्स्ट बैठे हुए हैं, सीएमडी हैं एटीएस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ में ऋषि राज हमारे साथ हैं। ऋषि जी, आपका भी स्वागत है। आप मैक्स स्टेट के सीओओ हैं। आप तीनों का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने बातचीत की, राजीव जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, अफोर्डेबल और लग्जरी। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में लग्जरी मकान ज़्यादा बन रहे हैं और अफोर्डेबल मिडिल क्लास को छोड़ दिया गया है पीछे। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा या यू आर ऑडिबल ऑडियंस की लगता है यहाँ पे तो विमेंस रिजर्वेशन आ गया है। सो वी होप कि उतना ही ऑडियंस आपको मिले तो उतनी ही लेडीज हों। एंड पहली चीज़ मैं इनको बताना चाहूँगा अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। इनके लिए आप सब युक्तियाँ हैं और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सस्ते से सस्ता मकान या अपार्टमेंट आप बुक करना चाहें, छोटा हो या बड़ा हो, आपके हैसियत के मुताबिक वो ज़रूर बुक करें। उसको बुक करें, ओन करें। विवाह होने के बाद अपने पति को बोलें कि घर का खर्चे के लिए वो पैसा दें और आप लोग अपना जो है ईएमआई वो भरें। ओनरशिप शुड लाई विद यू। मकान की मालकिन आपको होना चाहिए। घर का खर्चा पति के सैलरी से चले, क्योंकि देखा गया है कि अगर कभी कुछ अनबन हो जाए तो पेरेंट्स को बड़ा मुश्किल ये देखना पड़ता है कि भाई बेटी घर वापस आ रही है ना। अब बोलिए कि हस्बैंड बाहर जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, आपका घर आपका होना चाहिए। तो वो तो अफोर्डेबल हाउसिंग। आपने कहा कि आजकल लग्जरी के ऊपर है। सच्ची बात तो यह है कि मकान अच्छे बनते थे पहले, अभी भी अच्छे बनते हैं। दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि इकॉनमी इस देश की इतनी प्रगतिशील है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर शेयर मार्केट देखें, ऑटोमोबाइल मार्केट देखें, मकानों की मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट देखें, एफएमसीजी गुड्स देखें, आप ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि जिसमें भारत अग्रणीय नहीं है? तो इसलिए लगते महंगे हैं। राजीव जी, आपके माइक में इशू है। 1 मिनट, माइक चेंज कर दो बेटा। यस, या इट्स मच बेटर नाउ, थैंक यू। बहुत चीज़ों की तरह सब, अब इकोनॉमी इतनी इस वक्त आगे बढ़ रही है इंडिया की कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल मार्केट हो, टेलीफोन्स की मार्केट हो, टेलीविज़न की मार्केट हो, शेयर मार्केट हो और रियल एस्टेट मार्केट हो, सब के दाम बढ़ रहे हैं। अब इसमें से कई चीज़ें हम लोगों को निकालनी पड़ेंगी कि मकान पहले भी अच्छे बनते थे, अब भी अच्छे बनते हैं और टेक्नोलॉजी के कारण और भी अच्छे मकान बनेंगे, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लें या स्मार्ट होम्स हाँ बनेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप लग्जरी के बारे में सोचें
तो आपको कहाँ पे बाग बगीचे मिलेंगे, कहाँ पे सैर करने की जगह मिलेगी, कहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि अब क्लब्स बहुत अच्छे हो गए हैं, जहाँ पे भी रहने वाले मकान होते हैं, जैसे कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत अच्छे क्लब्स हो गए हैं। बहुत मेहनत की जाती है इनको बनाने में, पर शहर का जो हम लोग जितने शहर नए बनाने थे, शायद उसमें बनाने में अभी असमर्थ हैं। मिस्टर आनंद, मेरा सवाल आप ही से, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ इस सवाल को। कोविड के दौरान ऐसा लगा उन 2 सालों में, 3 सालों में कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप सब इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, आप लोग भी अफेक्ट हुए, हम सब के बुरे हाल थे। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्या हुआ बीते 2 साल में कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, कि अचानक से इंडस्ट्री इतनी बूम पे है आपकी, और ये बूम आप कब तक देखते हैं, कब तक ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी? थैंक यू वेरी मच। आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सबको कंसर्न करता है। मैं कोविड पे आता हूँ अभी थोड़ी देर में, बट जस्ट टू टेक फॉरवर्ड जो अभी आपने राजीव से पूछा, 3 चीज़ें हैं। सपनों का घर या घर जो खरीदना चाहता है कोई, कहाँ हो, कितना लग्जूरियस हो, कितना अफोर्डेबल हो, और कोविड के बाद कितना बड़ा हो। कोविड के बाद ये देखा गया कि जो कंज्यूमर 2 बेडरूम लेना चाहता था, अब वो 3 बेडरूम लेना चाहता है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी पे। जो 3 बेडरूम लेने की तमन्ना रखता था, वो अब 4 बेडरूम पे उनकी एस्पिरेशन है, एंड सो ऑन। एंड अफोर्डेबिलिटी हैज टेकन ऑफ कोर्स एन अपवर्ड ट्रेंड, लेकिन हर जगह लग्जरी नहीं बन रही। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ी हैं, इसलिए लैंड की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई, क्योंकि 3-4 साल काम बंद रहा, उस पर ब्याज चल रहे थे, लेवरेज जमीन थी, तो एज सच पूरी कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ी है, इसलिए प्राइस बढ़े हैं। एंड ये प्राइस अब नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि एक ये कॉस्ट है बिजनेसमैन को, क्योंकि इससे कम बेचेगा तो उसमें उसको मुनाफा तो छोड़ दीजिए, घाटा है। कमिंग टू अफोर्डेबिलिटी एंड लग्जरी एंड कोविड, देखिए अफोर्डेबिलिटी विद टाइम, लाइक राजीव सेड, ऑल सेक्टर्स आर डूइंग वेल, अफोर्डेबिलिटी भी बड़ी है। एक बहुत पहले दीपक पारेख कमेटी बनी थी, जिन्होंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन? 4 times योर ग्रॉस एनुअल इनकम। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ अर्न कर रहे हैं, तो आपकी अगर एनुअल इनकम मान लीजिए 50 लाख रुपए है, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी 2 करोड़ रुपए का मकान लेने की है। आज भी वही है, द थंब रूल इज द सेम। पोस्ट कोविड पीपल हैव गॉट बेटर सैलरीज, क्योंकि जैसे इकोनॉमी दौड़ी है तो सैलरीज भी बढ़ी हैं, लेकिन इट हैज मैच्ड अप, द अफोर्डेबिलिटी हैज मैच्ड अप टू द इंक्रीजिंग प्राइसेस। दिस इज ऑल्सो अ ट्रूथ। ये नहीं है कि बहुत महंगा हो गए मकान तो लेने वालों के वो क्षमता ही नहीं है लेने के लिए, ऐसा नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड सैलरीज इंक्रीज हुई हैं। कोविड के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया है लोगों की सोच में, वो ये है कि भाई किराए का मकान नहीं, अपना मकान होना चाहिए। क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था, मुझे याद है मुंबई से खबरें आई थी कि जो लोग किराए पे रह रहे थे, उनको मालिक मकान ने बोला अब आप यहाँ ना आए, आप कहीं और जाके अपना मकान ढूंढें। क्योंकि वो लॉकडाउन जब हुआ तो बाहर से सोसाइटियों ने लोगों को आना ही मना कर दिया कि भाई जो ओनर्स हैं वही रहें। बहुत सी ऐसे सरप्राइजिंगली ऐसे किस्से हुए हैं। सो कोविड के बाद सबका ये एक एम्बिशन हो गया कि भाई एक सिक्योरिटी की वजह से, ताकि मुझे कल को कोई हिलाए ना, तो मेरे सर पे मेरी अपनी छत होनी एक बेसिक नेसेसिटी है। लग्जरी की कोई परिभाषा नहीं है। 5 करोड़ में भी लग्जरी है, 2 करोड़ में भी लग्जरी है, 10 करोड़ में भी है, 20, 25, 50, कोई परिभाषा नहीं है। मेरी ये सोच है कि जो कल को एक नेसेसिटी थी एक कॉम्प्लेक्स में, जो एक लग्जरी थी, दैट हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे, लाइक अ स्विमिंग पूल, अ क्लब हाउस, पावर बैकअप, मेंटेनेंस, गुड हॉर्टिकल्चर। ये जो हम 10 साल पहले एक लग्जरी, अरे इस कॉम्प्लेक्स में देखिए जाके क्या क्लब है, क्या पूल है, आज एक ये एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेशन है मेरे कस्टमर की, यार ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा और क्या दे रहे हैं आप। सो दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर कोविड, एंड आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग, माय कस्टमर्स इवॉल्विंग, एंड सो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है इस वक्त। राइट। ऋषि, कमिंग टू यू नाउ, मैक्स स्टेट की अगर बात करें स्पेसिफिकली, आप जैसे बड़े आप तीनों लोग बड़े डेवलपर्स की बात करें, बिल्डर्स की बात करें, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि मिस्टर आनंद ने कि 5 करोड़ 10 करोड़ कोई लिमिट ही नहीं है,
पहले महंगे घर लेते थे तो बताते नहीं थे कि ये घर महंगा लिया है, अपने जो सर्कल रेट पे लेता था वो छुपाते थे आदमी। अब तो पेपर में विज्ञापन छपता है कि 7.5 करोड़ का फ्लैट है, आके बुक कर लीजिए, फ्रंट पेज छपता है। तो मेरा सवाल आपसे यही था, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं राजीव जी? आपने माइक उठाया। आपने 7.5 बोला, उससे भी ऊपर आजकल पेपर में खबर आती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ से आ गया पब्लिक के पास? पहली बात तो ये कि क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मकान लेने में, घर लेने में, जैसा आप सब समझा रहे हैं। क्या कोविड के बाद एक और रियलिटी है कि वर्क फ्रॉम होम एक सच्चाई बन गया है, तो आपको एक स्पेस चाहिए अपने घर में जिसको आप ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, जहाँ पे आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस करने को नहीं आ रहा है। वरना कोविड में तमाम वीडियोस हमने देखे थे कि आप काम कर रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा आ गया, पेट आ गया, मतलब वो स्पेस नहीं थी आपके पास। क्या इस तरह की चीज़ों ने भी मदद की है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में? Thank you, Sumit. Am I audible? Is he audible? Yes, you Okay. are. I think बहुत अच्छा सवाल है। Let me आपको मैं पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स थोड़ा शेयर करता हूँ आपके ऑडियंस के लिए। अगर आप लग्जरी और अफोर्डेबल का देखें तो हाँ, अफोर्डेबल का शेयर जो 43% था 2020 में, वो आज 32% है। तो ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल हो गया है, शेयर कम हुआ है जरूर। ये कब, कितने सालों में कम हुआ है? ये 2 साल का ट्रेंड है। तो अफोर्डेबल स्टिल कमांड्स सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। दूसरा, आपने जो कारण पूछा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, इसमें बड़ा अच्छा एक स्टैटिस्टिक है। प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक जो एक इनकम डिस्पैरिटी है ग्लोबली और इंडिया में भी, अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दूं, टॉप 10% ऑफ इंडिया पैंडेमिक के पहले 2011-20 का एवरेज था 64% ऑफ वेल्थ, वो आज 80% है वेल्थ का। अगर आप हाउस होल्ड सेविंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी को देखें तो वो जो 2019 में 7.3% था, 7.9% था, वो आज 11.5% हो गया है। सो सर ने कहा होम ओनरशिप माइंडसेट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स लार्जर जनरस स्पेशियस होम्स फॉर ऑल द रीजन। इस कारण से सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, राजीव सर ने कहा आप ऑटो सेक्टर देख लें, आप एफएमसीजी सेक्टर देख लें। हियर एंड नाउ देयर इज लॉट ऑफ अर्निंग पोटेंशियल विच गॉट प्रिजर्व्ड एंड इंक्रीज्ड फॉर अपर सेगमेंट पॉपुलेशन, जो आज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने अभी एक नोएडा में अपना पहला रेसिडेंशियल लॉन्च किया। हम प्रीमियम और लग्जरी में हैं, लेकिन जो एंड यूजर का डिमांड है इवन हायर टिकट साइज में, वो 60% से ऊपर एंड यूजर की डिमांड थी, बिकॉज लोग अब उस ऐसे जगह में रहना चाहते हैं। मैं एक और बात बोल के इसको आपके रिस्पॉन्स अपने रिस्पॉन्स को खत्म करूंगा। बट अगर आप लॉन्गर टर्म स्टैटिस्टिक्स देखें, अब मैं 1 मिनट और लूंगा, लॉन्गर टर्म स्टैटिस्टिक्स देखें, बहुत पावरफुल स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप रियल एस्टेट की पेनिट्रेशन इंडिया में देखें, रेसिडेंशियल का अगर आप स्टॉक पर कैपिटा देखें, यूएस में वो है 630 स्क्वायर फीट पर कैपिटा, वो नंबर इंडिया में 108 है। अगर आप वेयर हाउसिंग का देखें तो वो नंबर 0.2 है, और यूएस में वो नंबर 47 है, चाइना में वो नंबर 9 है। इंडिया का यूएस के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन ऑफिस स्टॉक सिर्फ 8% है। सो जो लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री है, एक अभी रिसर्च आया था सुमित, जिन्होंने कहा जब हम 100 साल के हो जाएंगे 2047 में, यही रियल एस्टेट 6 ट्रिलियन की हो जाएगी फ्रॉम 1 ट्रिलियन इन 2030। बट सबसे मजेदार बात यह है कि आने वाले 25 साल में हमें 230 मिलियन 23 करोड़ घर चाहिए। हर साल हमें 1 करोड़ घर चाहिए। आज लॉन्च होता है 4-5 लाख। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस हैज टू बी मिड एंड अफोर्डेबल सेगमेंट। सो ये जो इम्बैलेंस है, इसका करेक्ट होना बहुत जरूरी है। आने वाले में हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, बट दैट इज द पॉइंट। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? है कि इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि कितने घर चाहिए आपको 2047 तक। अनुमान लगाया गया है कि शहरों में ज़्यादा उन्नति होती है, ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो लोग गांव से शहर आते हैं।
हमारी जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 2047 तक ये अनुमान लगाया गया है कि 87 करोड़ 87 करोड़ लोग शहरों में रहने लगेंगे 2047 तक। इस वक्त पूरा भारत देख लीजिए, आप कोई भी शहर देखें, छोटा हो बड़ा हो, 50% लोग या तो झुग्गियों में रहते हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं। वो सिचुएशन आपको नहीं चाहिए 2047 में। सबके पास एक पक्की छत होनी चाहिए, पक्का घर होना चाहिए, नहीं तो वही लोग इमिग्रेंट्स बने थे जो झुग्गियों में रहते थे या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में। अगर उसका अंदाजा लगाएं तो 87 करोड़ लोगों के लिए आप आधा ले लीजिए, 40 करोड़। 5 लोग कम से कम घर में या फैमिली में रहते हैं, अनुमान ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, तो आपको 8 करोड़ घर चाहिए 300 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया के, जिसको बोला जाता है 1 BHK। वो एक सोने का कमरा, एक किचन और एक हॉल, पक्का टॉयलेट्स दोनों होने चाहिए। ये अगर इसका अंदाजा लगाएं तो बिना जमीन की कॉस्ट लिए हुए दिस इज अ $1 ट्रिलियन एक्सरसाइज। अब $1 ट्रिलियन का आप हिंदी में बता दीजिए कितना होगा। हाँ जी देशरत्न साहब, आप बताएं कि कितना होगा 1 ट्रिलियन इन 1 लाख नहीं होगा सर, क्या बात कर रहे हैं, 800 लाख। हाँ, तो इतना बड़ा अगर आपका वो है, और बिना जमीन की कॉस्ट लिए हुए, क्योंकि जमीन शायद मुफ्त मिलनी चाहिए, सरकारी जमीन इतनी है, और इसीलिए वो घर खरीदने योग्य नहीं होंगे कि आप उसमें पैसा लगाएं, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है, तो आपको किराए पे देने पड़ेंगे। और जो आपने देखा है ओयो जैसे, तो एक गवर्नमेंट विल हैव टू रन द बिगेस्ट ओयो स्कीम। ये सबसे बड़ा अभियान होगा किसी भी सरकार में इस विश्व में, कि आपको 8 करोड़ घर बनाने हैं अगले 10 से 15 सालों में। $1 ट्रिलियन की वहां पे लागत लगेगी, और अच्छे आधुनिक मकान होंगे, सब उसमें फैसिलिटीज होंगी, और किराया होगा आपका कितना, 100 या 200 रुपया प्रतिदिन, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे शहर के बीचों बीच हो तो शायद उनका 300 रुपये किराया मिल जाए, जो यंग कपल्स होते हैं, तो 9,000 पर उसकी कमाई कितनी होगी जी। अगर 1 करोड़ घर भी ऐसे लें, वो शहर के बीच हो, या जैसे रेलवेज का लैंड होता है, काफी रेलवेज के जितने भी घर हैं हमारे रेलवे जंक्शंस पे या ट्रैफिक जंक्शंस पे, वो नॉर्मली या तो सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी, उनको बना के आपने कम से कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि कॉस्ट के लिए, तो 10 मंजिल के भी बने, तो अगर 1 करोड़ भी बन पाए और 9,000 हो, तो उसका 9,000 करोड़ मंथली किराया मिलेगा। तो ये एक अच्छी रिटर्न होगी। सरकार को सोचना है कि द बिगेस्ट मिशन इन द नेक्स्ट 5 years आफ्टर 2024 शुड बी टू प्रोवाइड, लेट्स टर्न द प्लानिंग अपसाइड डाउन। अगर आपने आज की भी एडवर्टाइजमेंट देखी हो इन इकोनॉमिक टाइम्स, हुडा की आई थिंक है, HSIDC की है या हुडा की, सब लोग शुरू करते हैं लग्जरी से, कि कितने आपको लग्जरी हाउसिंग मिलेगी, कितने आपको लग्जरी ऑफिसेज मिलेंगे। ना तो वहां पे ग्रीनरी की कोई है डिमांड, ना कोई वॉकिंग के लिए जगह है, और ना ही गरीबों के लिए है। तो शहर उल्टा हम लोग बनाना सोचें कि पहले आप सोचें कि कहाँ पे गरीबों के लिए बनेगा, वहां पे इंडस्ट्री भी आ जाएगी क्योंकि लेबर होगी, वहां पे घर भी अच्छे आ जाएंगे, बट वील हैव टू चेंज आवर थिंकिंग। गुड सजेशन। आई थिंक जो हुक्मरान है वो इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उनको एक आइडिया मिलेगा। इनफैक्ट गीतांबर साहब, मेरा सवाल आपसे है, मैं ये पूछना चाह रहा था, बड़ा एक चीज़ हमने नोटिस की है, ये इंडस्ट्री ऐसी है रियल एस्टेट की, इसमें भरोसे की बहुत कमी है। जो पास्ट हुआ है, हम सबके साथ ऐसी कहानियां होंगी दोस्तों, कि हमारे आसपास कोई ना कोई होगा जिसने 15 साल 20 साल से मकान लिया हुआ, लेकिन अब तक फ्लैट नहीं मिला उसको। ये जो भरोसे की कमी है, ये आप जैसे इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, ये कैसे जनरेट कर सकते हैं कि भरोसा आए कि मैं मकान लेने जाऊं तो मैं चीट नहीं हूंगा, मैं जिससे आदमी से मिलूंगा, मेरे साथ जो ब्रोकर जा रहा है, जो एजेंट जा रहा है, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहा होगा। इसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, आज भी बहुत चेंज है इस जो सिचुएशन, मान लीजिए आज से 10 साल पहले थी या 7 साल पहले थी, आज उस सिचुएशन में बहुत बदलाव आ चुका है। वी आर, आई वुड से, इंडस्ट्री इज नाउ ओवर रेगुलेटेड।
एंड इस ओवर रेगुलेशन में भरोसे की कमी पूरी मैं अभी आ रहा हूं उस पर। ओवर रेगुलेशन में सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब इसमें इतना भय आ जाए करने वाले के ऊपर कि वो कहे यार ये काम करना ही नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ओवर रेगुलेशन है, सो आपकी सप्लाई ऑफ रियल एस्टेट स्टॉक कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी प्राइसेस अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। जितनी सप्लाई ज़्यादा, पीछे इतनी सप्लाई आई तभी आपकी अफोर्डेबिलिटी आपको नजर आई। नोएडा एक्सटेंशन में, मानेसर में, न्यू गुड़गांव में, मतलब जो प्राइसेस आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे एनसीआर में इस भाव में फ्लैट मिलेगा, वो ऑफर हुआ। अब उसमें से कुछ काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए और इसलिए भरोसे में एक कस्टमर और डेवलपर के रिलेशनशिप में और कस्टमर के भरोसे में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। डेवलपर 3 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी है और उनका इंटेंट अच्छा है और वो डेवलप करना चाहते हैं और उनको पता है कि मुझे इसको डेवलप करके देना ही है क्योंकि मुझे ये बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है, इसको बढ़ाना है। दूसरे ये होते हैं जो एक अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, जिनको इस बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती लेकिन पैसा होता है। सो दे से चलो जमीन मैं खरीद लेता हूं, कॉन्ट्रैक्टर मैं ले आऊंगा, ब्रोकर बेच देगा एंड वील सी द प्रोजेक्ट थ्रू, बट दैट प्रोजेक्ट कुड ऑल्सो रन थ्रू प्रॉब्लम्स बिकॉज द ड्राइवर ऑफ द बस is not so knowledgeable about the subject. तीसरे वो होते थे जो कि जिनका इंटेंशन ही नहीं था, बस वो स्कैम था, आए पैसा इकट्ठा किया, मतलब इतनी अट्रैक्टिव स्कीम्स दी और इतने बड़े ब्याज के दर, हम अश्योर्ड रिटर्न, फलाना ढिकाना। वो लोग का आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल डिड नॉट हैव द इंटेंट ऑफ delivering a project, and a lot of them have now either, the law has taken its course with them, the projects are stalled, but they are looking at ways to complete them, and they are no longer in the picture. Now whoever are in the picture are the ones of the first category, right, who know this business, who are backed by institutions and who know कि भाई इसको हमको deliver करना है और long term हमारा ये इसमें ये एक हमारा long term business strategy है। तो वो जो टॉप के, या टॉप नहीं कहूंगा मैं, वो जो उस कैटेगरी के डेवलपर है, वो अब इतनी छटाई हो गई कि वो एक हैंडफुल से रह गए हैं। सो द मार्केट हैज मैच्योर्ड। अभी आपने ये बात बोली कि अब पेपर पे ठोक के आता है कि 5 करोड़ का फ्लैट, राजीव जी ने बोला नहीं 10 करोड़ के भी आते हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ट्रांसपेरेंसी है ये। बिल्कुल। जब बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आती है तो भरोसा बढ़ता है। द मिनट अब डेवलपर इज एबल टू से कि हाँ भाई मेरा अपार्टमेंट 10 करोड़ का है, मैं इस पे जीएसटी भी दूंगा, कस्टमर कहता है हाँ मैं इस पे जीएसटी दूंगा 5%, मैं स्टैम्प ड्यूटी दूंगा, तो एक बिजनेस में मैच्योरिटी और एवोल्यूशन जो आती है उसमें भरोसा अपने आप आ जाता है। बिकॉज देन यू आर आंसरेबल, मी एज अ डेवलपर आई एम आंसरेबल एट एवरी गवर्नमेंट एजेंसी, एट एवरी फोरम वेयर माई कस्टमर कैन गो, आई एम आंसरेबल बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट। सो टुडे, आज की डेट में ये जो भरोसे वाला फैक्टर है, देयर इज अ चेंज। ठीक है, लेगेसी है, वो लेगेसी जो ठीक करना चाह रहे हैं डेवलपर्स, वो धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं और ठीक हो रही है। कस्टमर्स भी आ रहे हैं साथ डेवलपर के, कहीं चलिए हम साथ मिलकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। मैंने ये भी देखा है, रेरा स्टेप इन कर रहा है, चलो हम एक सेक्शन 8 लगा के हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर करके डेवलपर को लाते हैं या नहीं लाते हैं, फिर दोबारा इसको पूरा करते हैं। एनसीएलटी, जहां पे कस्टमर्स गए थे कि भाई ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, वहां एनसीएलटी भी स्टेप इन करके कह रहा है कि भाई आईआरपी बिठा देते हैं, डेवलपर को वापस ले आते हैं और इस अकाउंट को मॉनिटर करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। सो थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली, एंड एज वी गो फॉरवर्ड यू विल रियलाइज दैट दिस होल बिजनेस, जो एवोल्यूशन हुई है इस बिजनेस में, दोनों साइड पे, हमारी साइड पे भी, कस्टमर की साइड पे और ऑल्सो गवर्नमेंट एजेंसीज के साइड में। क्योंकि आज रेरा आने से हम डेवलपर्स कह रहे हैं कि भाई अगर हम आंसरेबल हैं रेरा को, तो मेरे को गवर्नमेंट एजेंसी जो मेरे को सैंक्शंस नहीं दे रही टाइम पे या कंप्लीशंस नहीं दे रही, दे शुड आल्सो बी क्वेश्चन्ड बाय रेरा। राइट। सो द होल बिजनेस इज इवॉल्विंग इनटू अ न्यू फेज, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल फेज, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। अब ये जो आप पुरानी जो लेगेसीज थी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अमिताभ कांत कमेटी आ गई है, उन्होंने बहुत सजेशंस की हैं, अच्छी रिपोर्ट दी है, बहुत हाँ। वेरी गुड। Yes. स्वामी फंड है, स्टेट बैंक का, गवर्नमेंट बैक्ड है, वो स्टॉल प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं। सो बहुत से अच्छे काम हुए हैं इस सरकार में, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अगेन ट्रांसपेरेंसी। हुआ क्या है, आपका जो डिमांड का, एवरीथिंग हैज अ पिरामिड ऑफ डिमांड, राइट? Right. लग्जरी ऊपर,
बेस ऑफ द पिरामिड, मीट यहाँ पे नीचे। अब धीरे धीरे मीट तक इस सरकार के आने से इस जो नीचे वाला और जो बीच वाला बेस है उन तक पैसे पहुंच रहे हैं। दे हैव इम्प्रूव्ड इन देयर अर्निंग्स ड्रास्टिकली। एक डायरेक्ट सब्सिडी बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटीज हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो वो जो पिरामिड का नीचे जो मास था, इट इज इवॉल्विंग अप नीचे से टू ब्लू कॉलर इज बिकमिंग एन अफोर्डेबल हाउसिंग बायर, एंड द white collar, the luxury on top is still very thin, but below the luxury, the blue collar is moving up to that place. Yes. So it's a very positive sign for the real estate industry per se, and the coming times are going to be very, very, very good for all stakeholders. आपने बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई और हम सब उम्मीद करते हैं कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो करे, पूरा हिंदुस्तान ग्रो करे। ऋषि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इनफैक्ट ये सवाल हम सबके मन में होगा, ये प्रोजेक्ट रुक क्यों जाते थे? आपने विज्ञापन निकाला कि भाई 25 लाख का फ्लैट है, मैं गया, मैंने बुक कर दी, मैंने पैसा दे रहा हूँ, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, मेरा लोन चालू हो गया। आपने कहा कि मैं 2 साल 3 साल में आपको फ्लैट दे दूंगा, और 3 का 6 हो गया, 6 का 9 हो गया, 9 का 15 हो गया। इनफैक्ट तो हमको ये एज ए कंज्यूमर, ये मैं सबकी तरफ से पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती थी जब आपने आपकी ज़मीन आप बना रहे हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके पास लोग पहुँच रहे हैं, आपने वादा किया कि आप 3 साल में दे देंगे, 1 साल बढ़ाया, फिर 15-15, 20-20 साल। दिक्कत कहाँ आ रही थी? सरकार के लेवल पे आ रही थी या आपको बैंक से पैसे नहीं पहुंच रहे थे? प्रॉब्लम कहाँ थी? सुमित, हमने ये जर्नी अभी 7 साल पहले चालू की है, I know that. हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है ये, बट गीतांबर सर वुड बी बेटर पोजीशन He wants to answer. but I will in my outside in experience, because as a professional मैं रियल एस्टेट के बाहर से आया हूँ, 4 साल से हूँ रियल एस्टेट में। आई थिंक 3 कारण हो सकते हैं। एक, जैसे सर ने कहा, इंटेंट ही नहीं था बनाने का। कई केसेस मैंने 4 साल में देखे हैं जब सिर्फ लूटने आए थे। हाँ, इंटेंट ही नहीं था, मनी साइफन ऑफ हो गया, राइट। दूसरा, पुअर प्लानिंग। और तीसरा बहुत बड़ा कारण है ओवर लेवरेज। ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, मैंने बहुत ग्लोबली बहुत साइक्लिकल इंडस्ट्रीज देखी हैं। अगर आपको थ्रू साइकिल सरवाइव करना है, then you have to think about capital structure through cycle. Before I request sir to answer this question, पिछले क्वेश्चन पे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बहुत यूनिक बात कहना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ कि भरोसा कैसे लाया जाए इस इंडस्ट्री में। एक छोटा सा स्टोरी है। मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में गेस्ट लेक्चर के लिए गया और स्टार्ट करने के पहले मैंने स्टूडेंट से पूछा, पूरे हॉल में 150 स्टूडेंट्स थे, आप लोगों में से नंबर 1 करियर चॉइस रियल एस्टेट को कौन बनाना चाहता है? मैंने कहा मैं रियल एस्टेट से हूं, आप इसलिए आंसर नहीं करना। टू माई सरप्राइज आई एक्सपेक्टेड लो रिस्पॉन्स 0। मैंने कहा नंबर 2 0, नंबर 3 0, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया। एंड देन आई फिगर्ड आउट दैट परसेप्शन ऑफ रियल एस्टेट इन नॉर्थ इंडिया इज वेरी बैड। दिस इंडस्ट्री में हम सबको मिलके टैलेंट, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे मिलके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ के काम करना होगा। अगर अच्छे लोग आएंगे, बेस्ट वर्ल्ड क्लास टैलेंट आएगी, तो जो सर ने कहा ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म, ये खुद ब खुद आएगा। तो वो एक बड़ा एरिया है जिसके ऊपर और चर्चा कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। गीतांबर जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हुआ ये कि जमीन के लिए आपको सब लोग जितने भी इस बिजनेस में आए, ये नहीं कि उनके पास बहुत से पैसे थे। इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। इसमें आपको पैसा खूब चाहिए। जमीन खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलता, आपको फंड देता है, लेकिन वो बहुत, उसका ब्याज के दर बहुत हाई होते हैं। तो एक बिजनेस मॉडल ये बना मिडिल कैटेगरी ऑफ डेवलपर्स में, क्योंकि पैसे नहीं थे जमीन खरीदने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप लेवरेज, जैसे ऋषि ने बिल्कुल सही कहा, लेवरेज करें। और मैं भी इस कैटेगरी में फॉलो करता हूं, मेरी कंपनी भी। हमने लेवरेज किया फंड से, भारी ब्याज के दरों में 22%, 24% में पैसा लेके जमीनें खरीदी। बिजनेस मॉडल ये था कि भाई इसको जमीन खरीद के जल्दी से इसको लॉन्च किया जाए, नक्शे पास किए जाए और सस्ता माल बेच दें, ताकि ये लोन, महंगे लोन वाला पैसा वापस हो जाए। अब जब तक ये ठीक चलती है मार्केट, तब तक ये चलता है मॉडल। जहां पे भी डिसरप्शन आ जाती है और काम रुक जाता है, तो ये पूरा साइकिल रुक जाता है, लेकिन आपका ब्याज का मीटर बंद नहीं होता। वो इतना बढ़ जाता है कि इट स्टार्ट्स ईटिंग इनटू योर कैपिटल।
आपकी इक्विटी में ईट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज वेयर पीपल हु हैड द राइट इंटेंट बट डिड नॉट हैव इक्विटी, डिड नॉट हैव इनफ मनी एंड ग्रू, they started suffering and projects started suffering. But having said that, you see another thing happened. अब नॉर्थ इंडिया की बात हुई है, क्या हुआ नॉर्थ में, नोएडा में क्या हुआ? अब सबका बिजनेस मॉडल जो आए थे खेलने, मान लीजिए नोएडा एक्सटेंशन की बात करें या नोएडा की बात करें, सबका बिजनेस मॉडल यही था सेम कि भाई आप और बैंक खड़े हुए थे दरवाजों के बाद, पैसा ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो, फंड्स, जमीन खरीदो तो हम देते हैं पैसा। हुआ क्या कि इस लोन वापस करने की रेस में प्राइसेस फ्लैट्स की गिरती गई। हम और वो इतने का बेच रहे हैं, हम और सस्ता बेच रहे हैं, वो ये दे रहा है तो हम साथ में गाड़ी दे रहे हैं। बायर एकदम से इतना कंफ्यूज हो गया कि यहां तो यार काजू किशमिश इतनी मिल रही है, घर की बात तो बाद में छोड़ो, गाड़ी ले लो, पहले सिक्का ले लो सोने का, या ये कर लो या वो कर लो। द प्राइसेस केप्ट फॉलिंग डाउन एंड डाउन, सो द बिजनेस बिकेम अनवायबल, कैश फ्लोज वुड नेवर मैच टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज आपने इतना सस्ता बेचना शुरू कर दिया इस कॉम्पिटिशन में, इस ओवर सप्लाई में। Now, once all that has happened and projects got stalled because structure बन गया, अब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बन गया, उतना पैसा था उसने कस्टमर से लिया, ब्याज दे दिया, बैंक को वापस कर दिया, बाकी जो पैसा स्ट्रक्चर बना दिया, फिनिशिंग करने के लिए माल सारा आप बेच चुके हैं, फिनिशिंग करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, या वो किसी और स्टेज पे आना है। सो दैट इज व्हाई द प्रोजेक्ट्स गॉट स्टॉल्ड। Now again the customers where they feel that the builder is having the right intent, so they are saying okay chalo let's pool and build. RERA is saying that, NCLT is saying that let's pool and build, builders there, let's pool and build and finish the project. जहां वो नहीं है वहां NCLT में वो ऑक्शन हो गया है, स्वामी आ गया है कहीं जगह. So I am talking about mass housing, I am not talking about mass housing, and mass housing is the future. सुमित, अगर हम mass housing को इस डिस्कशन में से हटा के छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ ही नहीं सकते. There is no future for this business. Yes. 1 करोड़ घर हर साल बनने चाहिए. आपको एडवर्टाइजमेंट भी इतनी नहीं मिलेगी, पर एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है. 2 कारण मेरे ख्याल कोई भी नहीं बोलना चाहता अभी इनमें से. आप बोलिए. हाँ, क्योंकि भरोसा एक और चीज है. सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज प्रधानमंत्री ने कही कि सबका साथ सबका विश्वास जीतना है. हाँ, तो पहले तो कहाँ था सबका साथ? गीतांबर भी बोल रहे हैं कि हमको जमीनों के लिए पैसा नहीं मिलता, जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता. पर आपको मालूम है, सबको मालूम है कि लीकेज थी पहले. जब आपको जमीनें मिलती थी नोएडा, ग्रेटर नोएडा बेल्ट में, तो लीकेज वाज सो हैवी कि वहां से स्ट्रक्चर बनाने को कहां पे रहता था. तो तभी जितने ज्यादा लोग हैं, अब सरकार ने 2 काम कर दिए, एक साथ किए हैं. काफी लोग तो यहां जेल में हैं या बेल में हैं. हाँ, और दूसरी चीज है कि रेरा इंट्रोड्यूस कर दिया है. उसमें भी ध्यान रखना है कि जब आपको रेरा से सैंक्शन घर की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे आप, तो ये देखिएगा कि कितने सालों में देने वाले हैं. क्योंकि पहले एक फैशन बन गया था कि 3 साल में घर दिया. घर तो बनते नहीं थे 3 साल में, उसके बाद डिले के लिए पेनल्टी देनी पड़ती थी. तो यू मस्ट सी टू इट कि जो उसमें एडवर्टाइजमेंट निकले वो 4 साल या 5 साल में दें कि बनने को तैयार हैं. क्योंकि इतनी एडवर्टाइजिंग और इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं कि इतनी क्षमता है हमारी क्या इंजीनियरिंग की. अब गीतांबर तो वो प्रॉमिस कर सकते हैं, ही इज एन इंजीनियर हिमसेल्फ. बट जैसे टैलेंट पूल ऋषि ने कहा कि अब टैलेंटेड पीपल शुड कम इन, नॉट ओनली फ्रॉम मैनेजमेंट. सरकार ने अपना काम तो कर दिया कि हर राज्य में एक नया IIT बनेगा. वहां पे सिविल इंजीनियर्स भी, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स बनने चाहिए, बट उस क्षेत्र में लगने भी चाहिए. तो इतनी क्या आपके पास इंजीनियरिंग क्षमता है कि आप इतने सारे मकान, 1 करोड़ मकान हर साल बना सकते हैं? तो यू विल हैव टू सी कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन उसमें प्रोवाइडर है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और जो घर टाइम पे बनाएगा, और आपका कैश फ्लो आपने मैनेज करना है. इनफैक्ट राजीव जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आज की डेट में बीते 5-7 साल में जो काम हुआ रेरा के बनने के बाद और NCLT के एक्टिव होने के बाद, नो डाउट इससे ये परसेप्शन तो आया है कि आपका जो खोया फ्लैट है, जो कहीं खो गया है, जो गुम हो गया है, वो शायद मिल सकता है. आप उसकी कोशिश हो रही है, ये ख्वाब आने लगा है कि आप लड़ेंगे, आपको कोशिश होगी, मिल जाएगा. मेरा सवाल है कि सरकार के इनिशिएटिव के बाद अभी भी इस इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जहां हमको ये भरोसा नहीं हो पाता है कि यार जो विज्ञापन में लिखा है, जो बोर्ड पे लिखा है, वो होगा. अगर
ये बात हुई कि भाई बिल्डर्स को पनिशमेंट दिया जाएगा अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं, पर ऐसे केसेस सामने नहीं आए, पनिशमेंट मिला कि नहीं मिला। बहुत वो- केसेस हैं, सुनिए। नहीं वो जो कमी वो नहीं है वो उन अलग है, cases वो तो स्कैम है। नहीं, आई मीन अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो समाचार पत्र हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, वो इसमें कोई शक शुबा नहीं छोड़ते कि कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बेल पे आए। हाँ, सो इसलिए बट आपको ये करना है कि इन फ्यूचर के ना हो। बिल्कुल। हाँ, सो यू हैव टू गारंटी ओवर दैट कि तभी जो दाम बढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लग्जरी में और जो प्रीमियम हाउसिंग में हैं जिनके दाम दर रोज बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आई मीन आपने बुलाई ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल बहुत विश्वसनीय और प्रख्यात इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बट सबको ऐसा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि रेरा के अनुसार अब आपको सीमा तो लगा दी गई है, टाइम लिमिट लगा दी गई है, नहीं तो और फिर अंदर जाएंगे। सो यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट। बट आपको एक चीज और भी देखनी है, अमिताभ कांत की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, उन्होंने भी कहा कि कुछ जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, अगर आप आज का ही पढ़ें कि 1.5 लाख रुपया प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन बिकेगी, उस पे कितने मकान बनाएंगे आप, और कितने अफोर्डेबल होंगे वो। हाँ, तो इसलिए अगर रॉ मटेरियल आपको इस कॉस्ट पे मिलेगा तो फिर आप लग्जरी ही बना सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बना सकते। पर कई बिल्डर्स हैं, आई मीन देयर आर वेरी मेनी बिल्डर्स लाइक सिग्नेचर ग्लोबल एंड ऑल, वो बना रहे हैं सस्ते मकान। और सरकार को एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए किया, रोड्स के लिए किया, वाटर के लिए किया, टॉयलेट्स के लिए किया। अब एक सरकार को एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि मैं अगले 15 सालों में या 20 सालों में गरीबों के लिए 8 करोड़ से 10 करोड़ मकान बना के किराए पे दूंगा, और शहर उसी के आसपास बने, नए शहर बने। नहीं तो शायद आपका हाल दिल्ली जैसा ना हो, बैंगलोर जैसा ना हो। इनफैक्ट मैं हाँ यही I will come to you. I will come to you, Mr. Jindal. ऋषि जी, I will come to you, जिंदल साहब। ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे था, I'm sorry, please go ahead. because we have limited time also. I have to take a question answer also. ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हम सब जानते हैं कि माइग्रेशन शहरों की तरफ हो रहा है, शहरों में नौकरियां हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गांव में पहुंचा नहीं है। सवाल यही है आपसे कि अगर मैं अपने छोटे से कस्बे में रहता हूं, टाउन बी, टाउन सी जिसको आप कहते हैं, अगर वहां मेरे पास अपना मकान है, वहां मेरे पास अगर अपना रोजगार है, तो मैं क्यों दिल्ली आऊंगा, मैं क्यों मुंबई आऊंगा? क्या ये कनेक्टिविटी जो है, जो बड़े शहरों में आने की होड़ है, क्या इस तरफ भी सरकारों को सोचना चाहिए, दिशा देनी चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए, हमने राजीव सर ने अर्बनाइजेशन की बात कही, अगर आप नंबर देखें तो आने वाले कुछ समय में अर्बन इंडिया में 600 मिलियन से ज़्यादा लोग रहेंगे, और अर्बन इंडिया और दिल्ली एनसीआर जैसे क्लस्टर में ज़मीन की दाम के बारे में हमने बातें की। तो अब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, बट मैं अगर एक पे चर्चा करूं तो सरकार को अमंग मेनी अदर थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पे अगर फोकस करें, मेट्रो, रोड, रेल, ताकि जो सबर्ब्स है, राइट, 40-50 किलोमीटर के दायरे में जो सबर्ब्स है, अगर वो सिटीज से, मेन सेंटर से वेल कनेक्टेड हो जाए, तो लॉट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन हैपन इन दैट सबर्ब वेयर रिलेटिवली लैंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है सेंटर से, तो लोग काम के लिए आएंगे। कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो तो वो एक तरीका हो सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। राइट। मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, लिमिटेड टाइम है। मिस्टर जिंदल, यू टू आस्क समथिंग, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो। Yeah. My name is Akash Jindal, sir. So I appear on almost all TV channels, including NDTV. Now, I have high respect for the brands owned by you three gentlemen. All the brands are perfect. But कुछ चीज़ें हैं, मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, आप लोग जो तीनों बात कर रहे हैं वो बिल्डर के एंगल से बात कर रहे हैं। शायद NDTV एक होम बायर को, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आपके साथ बिठाता तो शायद ज़्यादा अच्छा और होता। अब मेरे जो प्रश्न है, अभी बात की सुमित ने कि रेरा जो डिलेड पेनल्टी की बात करता है, क्या वो मिल पाती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूँ डिलेड पेनल्टी में क्या होता है। रेरा, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर रेरा, रेरा ऑर्डर पास कर देता है, बट तीनों जेंटलमैन जानते हैं, ऑफ कोर्स इन तीनों के ब्रांड बहुत अच्छे हैं, कि वो क्या एग्जीक्यूट हो पाती है। उसको एग्जीक्यूट किसने करना होता है? डीएम। लोगों की चप्पलें
जूते घिस जाते हैं, बट वो पेनल्टी उनको नहीं मिल पाती। होता क्या है, जाके जी समझौता कर लो बिल्डर से, नंबर 1। नंबर 2, नोएडा मार्केट की बात हुई, आनंद साहब बहुत एक्सपीरियंसड है। आप सवाल पूछ लो जिंदल मैं साहब, सवाल ही पूछ रहा हूँ सर, हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन, लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड। या नोएडा मार्केट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैंने फ्लैट बुक किया, मैंने पूरे पैसे दे दिए, बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया, मेरे से पूरा ले चुका है, तो बिल्डर मेरे नाम पे सब लीज रजिस्टर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी को बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, पेनलाइज मैं हो रहा हूं। ऐसे में मैं अगर परेशान हो कहता हूं कि जी मुझे बेच के निकलना है, तो बिल्डर मुझे क्या कहता है कि एक तो जो डिलेड पेनल्टी थोड़ी बहुत मिली है वो जो है फोरफिट करूंगा मैं, दूसरा तुमसे हैवी चार्जेस लूंगा इसको बेचने के। यू गॉट अ पॉइंट। तो ये ग्रे एरियाज को कुछ बिल्डर्स, आप लोग अच्छे बिल्डर हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? यस, और इसका क्या सोल्यूशन? मिस्टर आनंद, या प्लीज सिट डाउन। So, first I'll take your RERA penalties. So today I'm speaking for Noida. So RERA is giving penalties and DM is now, it has become very, very strict because the Amin and the Tehsildar come to your office, seal it if you don't pay. It is not as it was before. It has become quite, the DM has become quite strict on this matter. I'm talking about Noida. Secondly, about Noida land use and registries. So this is something which has been going on in Noida for the last 5 years. What has happened in the Noida problem is very peculiar. The dues that Noida has with compound interest over the years accumulated, those are totally not feasible today financially for any project. You know, there's no juice in the project, so to speak, to give that money, in spite of no money being diverted. In spite of no money being diverted. So we, first there was one developer who had gone to the Supreme Court, and the Supreme Court observed that the rates of interest compounded are going up to an IRR of 27%. So that judgment has been withdrawn. This point about dues and linking to the registry has been recognized by Amitabh Kant committee also. And they say, chalo, there's a dispute between the developer and the authority about the quantum of dues and the rates of interest charged and compounded. Let that be one topic separate, but let's de-link registries from the dues. So as we speak, I believe there was a meeting in Lucknow even yesterday on this very thing. Because जब ये तो है नहीं कि कुछ भी पैसा नहीं दिया गया, it is just that the claim from the authority for a 100 rupee thing is now 300 rupees because of the compounded interest at those rates. So this is not doable. No financial institution is going to put money in that project because it's not going to come back to them. So that is what the Amitabh Kant committee was for. They have recognized this point कि भाई ये आप उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई बोला हुआ है उसमें कि MCLR के बेस पे आप ब्याज लीजिए डेट ऑफ अलॉटमेंट से, then it becomes very, very doable and executable. So in the meantime, Honorable Chief Minister has already told his officers कि भाई find a way to de-link, while this process is going on, find a way to de-link registrations from dues. So we are expecting some positive news on that very soon. Thank you. I'm really sorry. I'm short of time. Thank you so much, gentlemen. Thank you, Mr. Rajiv. Thank you, Mr. Anand. Thank you, Rishi. Lovely talking to you. Have a great round of applause for all of them. बहुत ही ईमानदारी से बात की, खुल के बात की. आपको बताएगा नहीं कि पहले पैसा कहाँ जाता था. Thank you so much. आप भी अनजान बन रहे हैं. आप भी अनजान बन रहे हैं, हम लोग भी अनजान बन रहे हैं, ऐसे ही रहेगा अनजान. Thank you so much. मालूम है क्या? Thank you so much. Thank you so much. तालियां बजा दिए दोस्तों. Thank you so much.